हेलो गाइस, आज हम देखते हैं 11th बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट, जीव जगत। जीव जगत कैसे निराला है? जीवों के विशिष्ट प्रकारों की श्रृंखला विस्मयकारी है। असाधारण वासस्थान, चाहे वे ठंडे पर्वत हो, पर्णपाती वन हो, महासागर, अलवड़ी मीठा जलीय झीलें, मरुस्थल अथवा गर्म झरनों जिनमें जीव रहते हैं, वे हमें आश्चर्यचकित कर देते हैं। सर पर दौड़ते घोड़े, प्रवासी पक्षी, घाटियों में खिलते फूल तथा आक्रमणकारी शार्क की सुंदरता विस्मय तथा चमत्कार का आह्वान करती है। पारिस्थितिक विरोध तथा समष्टि के सदस्यों तथा समष्टि और समुदाय में सहयोग अथवा यहाँ तक कि कोशिका में आणविक गतिविधि से पता चलता है कि वास्तव में जीवन क्या है। इस प्रश्न में दो विवाद प्रश्न है। पहला तकनीकी है, तो जीव तथा निर्जीव क्या है, इसका उत्तर खोजने का प्रयत्न करते हैं। तो दूसरा प्रश्न दार्शनिक है, तो यह जानने का प्रयत्न करता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। अब आगे देखते हैं जीव जगत में विविधता। यदि आप अपने आस-पास देखें तो आप जीवों की बहुत सी किस्में देखेंगे। एक किस्में गमले में उगने वाले पौधे, कीट, पक्षी, पालतू पशु अथवा अन्य प्राणी या पौधे हो सकते हैं। बहुत से ऐसे भी जीव होते हैं जिन्हें आप आँखों की सहायता से नहीं देख सकते, जैसे कि सूक्ष्म जीव, लेकिन आपके आसपास ही हैं। यदि आप अपने अवलोकन के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो आपको विविधता की बहुत बड़ी श्रृंखला दिखाई पड़ेगी। स्पष्टतः यदि आप किसी शहर वन में जाएँ तो आपको जीवों की बहुत बड़ी संख्या तथा उनकी कई किस्में दिखाई पड़ेंगी। प्रत्येक प्रकार के पौधे, जंतु अथवा जीव जो आप देखते हैं वह किसी एक जाति या स्पीशीज का प्रतीक होती है। अब तक की ज्ञात तथा वर्णित स्पीशीज की संख्या 1.7 मिलियन से 1.8 मिलियन तक हो सकती है। क्या देखा यहाँ पर? अब तक की ज्ञात तथा वर्णित स्पीशीज की संख्या 1.7 मिलियन से 1.8 मिलियन तक हो सकती है। हम इसे जैविक विविधता अथवा पृथ्वी पर स्थित जीवों की संख्या तथा प्रकार कहते हैं। हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि जैसे जैसे हम नए तथा यहाँ तक कि पुराने क्षेत्रों की खोज करते हैं, हमें नए नए जीवों का पता लगता रहता है। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि विश्व में कई मिलियन पौधे तथा प्राणी हैं। हम पौधे और प्राणी को उनके स्थानीय नाम से जानते हैं। ये स्थानीय नाम एक ही देश के विभिन्न स्थान के अनुसार बदलते रहते हैं। यदि हमने ऐसी कोई विधि नहीं निकाली जिसके द्वारा हम किसी जीव के विषय में चर्चा कर सकें, तो शायद इससे भ्रमकारी स्थिति पैदा हो सकती है। प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होता है जिसे वह उसी नाम से सारे विश्व में जाना जाता है। इस प्रक्रिया को नाम पद्धति कहते हैं। क्या देखा यहाँ पर? प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होता है, एक अलग नाम होता है जिसे वह उसी नाम से सारे विश्व में जाना जाता है। इस प्रक्रिया को हम नाम पद्धति कहते हैं। स्पष्टतः नाम पद्धति तब भी संभव है जब जीवों का वर्णन सही तरीके से किया गया हो। हम यह जानते हैं कि यह नाम किस जीव का है, इसको हम पहचानना कहते हैं। अध्ययन को सरल करने के लिए अनेक वैज्ञानिकों ने प्रत्येक ज्ञात जीवों को वैज्ञानिक नाम देने की प्रक्रिया बनाई है। इस प्रक्रिया को विश्व में सभी जीव विज्ञानिकों ने स्वीकार किया है। वैज्ञानिक पद्धति को साइंटिफिक नेम बनाने को वैज्ञानिक पौधों के लिए वैज्ञानिक नाम का आधार सर्वमान्य नियम तथा कसौटी है, जिनको इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर में दिया गया। आप पूछ सकते हैं कि प्राणियों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। प्राणी वर्गीविदों ने इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर बनाया। पौधों के लिए ICBN दिया गया, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, तथा जंतुओं के लिए इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर बनाया गया। वैज्ञानिक नाम की यह गारंटी है कि प्रत्येक जीव का एक ही नाम रहे। वैज्ञानिक नाम का यह गारंटी है कि प्रत्येक जीव का एक ही नाम रहे और किसी भी जीवों के वर्णन से विश्व में किसी भी भाग में लोग एक ही नाम बता सकें। प्रत्येक जीव का सिर्फ एक ही नाम बता सकें विश्व के किसी भी भाग में। ये वह भी सुनिश्चित करते हैं कि ये नाम एक ही नाम किसी दूसरे ज्ञात जीव का न हो। जीव विज्ञानी ज्ञात जीवों के वैज्ञानिक नाम देने के लिए सार्वजनिक मान्य नियमों का पालन करते हैं। कौन से मान्य नियम हैं देखते हैं। प्रत्येक नाम के दो घटक होते हैं, एक वंश नाम और दूसरा जाति संकेत पर। इस प्रणाली
वो जिसमें नाम के दो घटक होते हैं उसे द्विनाम पद्धति कहते हैं। पहला वंश नाम, दूसरा जाति संकेत पद। इस कारण से द्विनाम पद्धति कहते हैं। इस नामकरण प्रणाली को कैरोलस लिनियस द्वारा दिया गया था। यहाँ पर यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति किसने दिया था? वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति कैरोलस लिनियस ने दिया था। इसका उपयोग सारे विश्व के जीव विज्ञानी करते हैं। दो शब्दों वाली नामकरण प्रणाली बहुत सुविधाजनक है। अब आपको आम के उदाहरण द्वारा वैज्ञानिक नाम देने की विधि को समझाएं। आम का वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका है, जिसमें पहला शब्द वंश नाम है, दूसरा जाति संकेत पद है। आप यह देख सकते हैं कि यह नाम कैसे द्विपद है। इस नाम में मैंगीफेरा जो है वंश नाम है, जबकि इंडिका एक विशिष्ट स्पीशीज अथवा जाति संकेत पद है। नाम पद्धति के अन्य सार्वजनिक नियम निम्नलिखित हैं। तो देखते हैं कौन कौन सा सार्वजनिक नियम है। जैविक नाम प्रायः लैटिन भाषा में होते हैं और तिरछे अक्षरों में लिखे जाते हैं। इनका उद्भव चाहे कहीं से भी हुआ हो, इन्हें लैटिनीकरण अथवा लैटिन भाषा का व्युत्पन्न समझा जाता है। क्या बोला यहाँ पर? जैविक नाम प्रायः लैटिन भाषा में होते हैं और तिरछे अक्षरों में लिखे जाते हैं, जैसे कि मैंगीफेरा इंडिका। अगर हम इसका नाम लिखें, अगर हम यहाँ पर आम का वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका का नाम लिखें तो इन्हें तिरछे अक्षरों में लिखना होगा लिखते समय। जैविक नाम में पहला शब्द वंश नाम होता है, जबकि दूसरा शब्द जाति संकेत पद होता है। द्विनामकरण पद्धति के अंतर्गत जैविक नाम को जब हाथ से लिखते हैं तो दोनों शब्दों को अलग अलग रेखांकित अथवा छपाई में तिरछा लिखना चाहिए। दोनों को अलग अलग लिखना चाहिए और तिरछा लिखना चाहिए। उनका रेखांकन उनके लैटिन उद्भव को दिखाता है। पहला अक्षर जो वंश नाम को बताता है बड़े अक्षर में होना चाहिए, जैसे कि मैंगीफेरा इंडिका के लिए एम कैपिटल में होना चाहिए यहाँ पर, जबकि जाति संकेत पद में छोटा अक्षर होना चाहिए। इंडिका के लिए यहाँ पर स्मॉल आई रहेगा, से शुरू होगा। मैंगीफेरा इंडिका के उदाहरण से इनकी व्याख्या कर सकते हैं। जाति संकेत पद के बाद अर्थात जैविक नाम के अंत में लेखक का नाम लिखते हैं और इसे संक्षेप में लिखा जाता है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, शॉर्टकट में। उदाहरण के लिए देखते हैं, जैसे मैंगीफेरा इंडिका लीन। मैंगीफेरा इंडिका आम का वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका है और लीन से कैरोलस लिनियस। इसका अर्थ है कि सबसे पहले स्पीशीज का वर्णन लिनियस ने किया था। यद्यपि बहुत से जीवों का अध्ययन करना लगभग असंभव है, इसलिए ऐसी युक्ति बनाने की आवश्यकता है जो इसे संभव कर सके। इस प्रक्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। वर्गीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कुछ सरलता से दृश्य गुणों के आधार पर सुविधाजनक वर्ग में वर्गीकृत किया जा सके। उदाहरण के लिए हमें पौधों अथवा प्राणियों, कुत्ता, बिल्ली अथवा कीट को सरलता से पहचान लेते हैं। जैसे ही हम इन शब्दों का उपयोग करते हैं, उसी समय हमारे मस्तिष्क में इन जीवों के ऐसे कुछ गुण आ जाते हैं जिससे उनका उस वर्ग से संबंध होता है। जैसे हम इन कुत्ता, बिल्ली, कीट किसी भी जीव का नाम लेते हैं, हमारे मस्तिष्क में तुरंत आ जाता है, पहचान आ जाता है कि ये किस जीव का नाम है और कैसा दिखता है। उसी समय हमारे मस्तिष्क में इन जीवों के कुछ ऐसे गुण आ जाते हैं जिससे उनका उस वर्ग से संबंध होता है। आप कुत्ते के विषय में सोचते हो तो आपके मस्तिष्क में क्या प्रतिबिंब बनता है? स्पष्ट आप कुत्ते को ही देखेंगे, न कि बिल्ली को। अब यदि एल्सेशियन के विषय में सोचें तो हमें पता लगता है कि हम किसके विषय में चर्चा कर रहे हैं। इसी प्रकार मान लो हमें स्तनधारी करना है, तो आप ऐसे जंतु के विषय में सोचेंगे जिसके बाह्य कान हो, शरीर पर बाल हो। इस प्रकार पौधों में यदि हम गेहूं के विषय में चर्चा करें तो हमारे मस्तिष्क में गेहूं का पौधा आएगा। इसलिए ये सभी कुत्ता, बिल्ली, स्तनधारी, गेहूं, चावल, पौधे, जंतु आदि सुविधाजनक वर्ग हैं, टैक्सा हैं, जिन्हें दृश्य गुणों के आधार पर सुविधाजनक वर्ग में अलग अलग बांटा गया है।
बांटा जाता है। कुत्ता, बिल्ली, स्तनधारी, गेहूँ, चावल, पौधे, जंतु आदि ये सब सुविधाजनक वर्ग टेक्सा हैं। यहाँ आपको स्वीकार करना चाहिए कि टेक्सा विभिन्न स्तर पर सभी सही वर्गों को बता सकता है। पौधा भी एक टेक्सा है, गेहूँ भी एक टेक्सा है। टेक्सा टेक्सा है, वर्ग है। इसी प्रकार जंतु, स्तनधारी, कुत्ता ये सभी टेक्सा हैं। लेकिन आप क्या जानते हैं कि एक वर्ग है क्या क्या लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुत्ता एक स्तनधारी है और स्तनधारी एक प्राणी है। इसलिए प्राणी, स्तनधारी तथा कुत्ता विभिन्न स्तरों पर टेक्सा को बताते हैं। टेक्सा एक वर्ग को बताते हैं, इसलिए गुणों के आधार पर सभी जीवों को विभिन्न टेक्सा में वर्गीकृत कर सकते हैं। गुण जैसे प्रकार रचना, कोशिका की रचना, विकासीय प्रक्रम तथा जीव की पारिस्थितिक सूचनाएं ये आधुनिक वर्गीकरण अध्ययन के आधार हैं। आधुनिक वर्गीकरण अध्ययन के आधार कौन कौन से हैं? प्रकार रचना, कोशिका की रचना, विकासीय प्रक्रम तथा जीव की पारिस्थितिक सूचनाएं ये आधुनिक वर्गीकरण अध्ययन के आधार हैं। इसी प्रकार विशेषीकरण, पहचान, वर्गीकरण तथा नाम पद्धति ये वर्गीकी के आधार हैं। विशेषीकरण, पहचान, वर्गीकरण तथा नाम पद्धति ऐसे प्रक्रम हैं जो वर्गीकी के आधार हैं। आधुनिक वर्गीकरण अध्ययन के आधार कौन कौन से हैं? प्रकार रचना, कोशिका की रचना, विकासीय प्रक्रम, जीव की पारिस्थितिक सूचनाएं ये आधुनिक वर्गीकरण अध्ययन के आधार हैं तथा विशेषीकरण, पहचान, वर्गीकरण, नाम पद्धति आदि ऐसे प्रक्रम हैं जो वर्गीकी के आधार हैं। वर्गीकी कोई नई नहीं है। मानव सदैव विभिन्न प्रकार के जीवों के विषय में अधिकाधिक जानने का प्रयत्न करता रहा है, विशेष रूप से उनके विषय में जो उनके लिए अधिक उपयोगी थे। आदि मानव को अपने मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन, कपड़े, आश्रय के लिए नए नए स्रोत खोजने पड़ते थे। इसलिए विभिन्न जीवों के वर्गीकरण का आधार उनके उपयोग पर आधारित था। उपयोग के आधार पर इनको नाम दे दिए गए और नए नए स्रोत खोजने पड़ते थे। अधिकाधिक जानने और प्रयत्न करता रहा, विशेष रूप से उनके विषय में जो उनके अधिक उपयोगी थे, उनके उपयोग करने के आधार पर उनका वर्गीकरण करते थे। काफी समय से मानव विभिन्न प्रकार के जीवों के विषय में जानने और उनकी विविधता सहित उनके संबंध में रुचि लेता रहा है। अध्ययन की इस शाखा को वर्गीकरण पद्धति सिस्टेमेटिक्स कहते हैं। सिस्टेमेटिक्स शब्द सिस्टेमेटिक्स ये कहते हैं अध्ययन की वर्गीकरण पद्धति कहते हैं वर्गीकरण करने को। सिस्टेमेटिक शब्द सिस्टेमा से आया है जिसका अर्थ है जीवों की नियमित व्यवस्था। सिस्टेमेटिक शब्द से क्या अर्थ है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिस्टेमेटिक शब्द से क्या अर्थ है। सिस्टेमेटिक का अर्थ है जीवों की नियमित व्यवस्था। लिनस ने अपने पब्लिकेशन का टाइटल सिस्टेमा नेचुरी चुना। वर्गीकरण पद्धति में पहचान, नाम पद्धति तथा वर्गीकरण को शामिल करके इसके क्षेत्र को बढ़ा दिया गया है। वर्गीकरण पद्धति में जीवों की विकासीय संबंध का भी ध्यान रखा गया है। अब आगे देखते हैं वर्गीकी संवर्ग। वर्गीकी संवर्ग वर्गीकरण एकल सोपान प्रक्रम नहीं है, बल्कि इसमें पदानुक्रम सोपान होते हैं। पदानुक्रम सोपान मतलब क्रम से बढ़ते हुए क्रम से, जिसमें प्रत्येक सोपान या पद अथवा वर्ग को प्रदर्शित करता है। जिसमें से प्रत्येक सोपान या विपद एक वर्ग को प्रदर्शित करता है, टेक्सा को प्रदर्शित करता है। चूंकि संवर्ग समस्त वर्गीकी व्यवस्था है, इसलिए इसे वर्गीकी संवर्ग कहते हैं। और तभी सारे संवर्ग मिलकर वर्गीकरण पदानुक्रम बनाते हैं। प्रत्येक संवर्ग वर्गीकरण की एक इकाई को प्रदर्शित करते हैं। प्रत्येक टेक्सॉन एक वर्गीकरण की इकाई को प्रदर्शित करते हैं। वास्तव में यह एक पद को दिखाता है और इसे प्रायः वर्ग या फिर टेक्सॉन कहते हैं। वर्गीकरण संवर्ग तथा पदानुक्रम का वर्णन एक उदाहरण द्वारा कर सकते हैं। कीट जीवों के एक वर्ग को दिखाता है जिसमें एक समान गुण जैसे कि 3 संधियुक्त टांगें होती है। इसका अर्थ है कि कीट स्वकारणीय सुस्पष्ट जीव है, जिसमें 3 संधियुक्त टांग होती है और खंडों से मिलकर बना रहता है, जिसका वर्गीकरण किया जा सकता है। इसलिए इसे एक पद अथवा संवर्ग का दर्जा दिया गया है। क्या आप ऐसे किसी जीवों के अन्य वर्ग का नाम बता सकते हैं? स्मरण रहे कि वर्ग संवर्ग को दिखाता है।
प्रत्येक पद अथवा वर्ग वास्तव में वर्गीकरण की एक इकाई को बताता है। ये वर्गीकी संवर्ग संवर्ग सुस्पष्ट जैविक है, न कि केवल आर्की समूह आकारिकी समूह। सभी ज्ञात जीवों के वर्गीकरण अध्ययन से सामान्य वर्गीकरण समझ, जैसे कि किंगडम, संघ, पौधों के लिए डिवीजन भाग, वर्ग, क्लास, गण, आर्डर, कुल, फैमिली, वंश, जीनस या जाति, स्पीसीज का विकास हुआ है। पौधों तथा प्राणियों दोनों में स्पीसीज सबसे निचले संवर्ग में आता है, निचले टैक्सोन होता है। अब यह कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं कि किसी जीव को विभिन्न संवर्गों में कैसे रखते हैं। इसके लिए मूलभूत आवश्यकता व्यष्टि अथवा उनके व्यष्टि मतलब जीवों की संख्या अथवा उनके वर्ग के गुणों का ज्ञान होता है। यह समान प्रकार के जीवों अथवा अन्य प्रकार के जीवों में समानता तथा विभिन्नता को पहचानने में सहायता करता है। अब हम अलग अलग टैक्सोन के देखेंगे, जिनमें से सबसे नीचे में आता है स्पीसीज जाति। सबसे नीचे में होता है स्पीसीज जाति। जाति से मिलकर बनता है फिर वंश। वंश से भी मिलकर बनता है कुल, फैमिली। फिर बहुत सारे फैमिली से मिलकर बनता है गण। फिर गण से मिलकर बनता है क्लास। क्लास से मिलकर बनता है, अगर पौधा है तो उसके लिए डिवीजन, लेकिन अगर जंतु के लिए है तो संघ। फिर बहुत सारे संघ मिलकर के बनता है किंगडम। किंगडम बनाते हैं। फिर अब आगे देखते हैं, सबसे नीचे का संवर्ग देखते हैं स्पीसीज जाति। अब आगे देखते हैं स्पीसीज जाति। वर्गीकीय अध्ययन में जीवों के वर्ग जिसमें मौलिक समानता होती है उसे स्पीसीज कहते हैं। हम किसी भी स्पीसीज को उसमें समीपस्थ संबंधित स्पीसीज से उनके आकारिकी विभिन्नता के आधार पर एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। आकारिकी तथा विभिन्नता के आधार पर एक दूसरे से अलग कर सकते हैं जाति को। हम इसके लिए मेंजिफेरा इंडिका आम, सोलेनम ट्यूबरोसम आलू तथा पैंथेरा लियो के उदाहरण लेते हैं। इन सभी तीनों नामों में इंडिका, ट्यूबरोसम और लियो जाति संकेत पद है, जबकि पहले शब्द मेंजिफेरा, सोलेनम तथा पैंथेरा वंश के नाम हैं और यह टेक्सा अथवा समग्र का भी निरूपण करते हैं, जो कि इसके बाद आएगा। स्पीसीज के बाद जाति, स्पीसीज जाति, इसके बाद वंश टेक्सा। प्रत्येक वंश में एक अथवा एक से अधिक जाति संकेत पद हो सकते हैं, जो विभिन्न जीवों जिनमें आकारिकी गुण समान हो को दिखाते हैं। उदाहरणार्थ पैंथेरा में एक अन्य जाति संकेत पद जिसे टाइग्रिस कहते हैं। सोलेनम वंश में नाइग्राम, मेलानोजना भी आते हैं। मानव की जाति सेपियंस है, जो होमो वंश में आता है, इसलिए मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। उसके बाद अगला वर्गीकी संवर्ग देखते हैं, अगला टैक्सॉन देखते हैं वंश, जो समीपस्थ स्पीसीज का एक वर्ग आता है जो स्पीसीज से मिलकर बना रहता है। वंश में समीपस्थ स्पीसीज का वर्ग आता है जिसमें स्पीसीज के गुण अन्य वंश में स्थित स्पीसीज की तुलना में समान होते हैं। हम कह सकते हैं कि वंश समीपस्थ संबंधित स्पीसीज का एक समूह है। उदाहरणार्थ आलू, टमाटर, बैगन, ये दोनों अलग अलग स्पीसीज हैं, लेकिन ये सभी सोलेनम वंश के अंतर्गत आते हैं। आलू, टमाटर, बैगन, ये तीनों एक ही वंश में आते हैं, सोलेनम वंश में। शेर, पैंथेरा लियो, चीता, पैंथेरा पाडस तथा पैंथेरा टाइग्रिस, जिसमें बहुत से गुण हैं, वे सभी पैंथेरा वंश में आते हैं। शेर, चीता, बाघ, ये सब एक ही वंश पैंथेरा वंश में आते हैं। यह वंश दूसरे वंश फेलिस, जिसमें बिल्ली का कुल कहते हैं, इसे फेलिस जिसे बिल्ली का वंश कहते हैं, से भिन्न है। कौन? पैंथेरा वंश। उसके बाद अगला टैक्सॉन आता है कुल। अगला संवर्ग कुल है, जिसमें संबंधित वंश आते हैं। वंश स्पीसीज की तुलना में कम समानता प्रदर्शित करते हैं। कुल के वर्गीकरण का आधार पौधों के कायिक तथा जनन गुण है। यहाँ पर यह पूछा जा सकता है कि कुल के वर्गीकरण का आधार क्या है, तो कुल के वर्गीकरण का आधार है पौधों के कायिक तथा जनन गुण।
उदाहरणतः पौधों में 3 विभिन्न वंश सोलेनम, पिटूनिया तथा धतूरा को सोलेनेसी कुल में रखते हैं, जबकि प्राणी वंश पैंथेरा जिसमें बाघ, शेर, चीता आते हैं को फेलिस जिसमें बिल्ली आता है के साथ फेलिडी कुल में रखे जाते हैं। इस प्रकार यदि आप बिल्ली तथा कुत्ते के लक्षण को देखो तो आपको दोनों में कुछ समानताएं तथा कुछ विभिन्नताएं दिखाई पड़ेगी। उन्हें क्रमशः 2 विभिन्न कुलों कैनिडी, इन्हें कुत्तों का कुल कहते हैं, फेलिडी बाघ, शेर, बाघ, चीता, बिल्ली का कुल कहते हैं में रखा गया है। इसके बाद अगला वर्गीय समर्ग आता है टैक्सॉन। टैक्सॉन अगला आता है ऑर्डर। आपने पहले देखा है कि संवर्ग जैसे स्पीसीज, वंश, कुल समान तीनों लक्षणों पर आधारित है। कुल समान लक्षणों पर आधारित है। प्रायः गण में उच्चतर वर्ग होने के कारण कुलों के समूह होते हैं। ये कुलों के समूह से मिलकर के बने रहते हैं। इनके कुछ लक्षण एक समान होते हैं। इसमें एक जैसे लक्षण कुल में शामिल विभिन्न वंश की अपेक्षा कम होते हैं। जैसे जैसे हम जाति, वंश, गण से आगे बढ़ते जाते हैं, कुल वंश से आगे बढ़ते जाते हैं, गण मैंने जाति से समानता कम होते जाता है, एक समान लक्षणों कम होते जाता है। इसमें एक जैसे लक्षण कुल में शामिल विभिन्न वंश की अपेक्षा कम होते हैं। पादप कुल जैसे कोनवोलिनेसी, सोलेनेसी को पॉलीमोनियस गण में रखा गया है। पादप कुल कोनवोलिनेसी, सोलेनेसी को पॉलीसोनियस गण में रखा गया है। इसका मुख्य आधार पुष्पी लक्षण है। गण का मुख्य आधार क्या है? गण का मुख्य आधार पुष्पी लक्षण है, जबकि प्राणी कार्निवोरा गण को फेलिडी तथा कैनिडी कुलों को रखा गया है। कार्निवोरा गण के अंतर्गत रखा गया है। कैनिडी तथा फेलिडी कुल को कार्निवोरा गण के अंतर्गत रखा गया है। अगला संवर्ग है क्लास। इस संवर्ग में संबंधित गण आते हैं, जैसे प्राइमेट गण जिसमें बंदर, गोरिल्ला तथा गिब्बान आते हैं, और कार्निवोरा गण जिसमें बाघ, बिल्ली तथा कुत्ता आते हैं को एक ही वर्ग मैमेलिया वर्ग में रखा गया है। इसके अतिरिक्त मैमेलिया वर्ग में अन्य गण भी आते हैं। यहाँ पर क्या बोला? प्राइमेट गण जिसमें बंदर, गोरिल्ला, गिब्बान आते हैं, और कार्निवोरा गण जिसमें बाघ, बिल्ली और कुत्ता आते हैं को एक साथ क्लास मैमेलिया में रखा गया है। अगला टैक्सॉन है फाइलम। वर्ग जिसमें जंतु जैसे मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी तथा स्तनधारी आते हैं। अगले उच्चतर संवर्ग जिसे संघ कहते हैं का निर्माण करते हैं। इन सभी को एक समान गुणों जैसे पृष्ठ, रज्जु, नोटोकॉर्ड तथा पृष्ठीय खोखला तंत्रिका तंत्र के होने के आधार पर कार्डेटा संघ में रखा गया है। अगला टैक्सॉन है संघ फाइलम। वर्ग जिसमें जंतु जैसे मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी तथा स्तनधारी आते हैं। अगले उच्चतर संवर्ग जिसे संघ कहते हैं का निर्माण करते हैं। इन सभी को एक समान गुणों जैसे पृष्ठ, रज्जु, नोटोकॉर्ड तथा पृष्ठीय खोखला तंत्रिका तंत्र के होने के आधार पर कार्डेटा संघ में रखा गया है। पौधों में इन वर्गों जिसमें एक समान लक्षण होते हैं, जिसमें कुछ ही एक समान लक्षण होते हैं, को उच्चतर वर्ग की सवर्ण डिवीजन में रखा गया है। पौधों के लिए संघ के स्थान पर डिवीजन रखा जाता है, डिवीजन होता है। अगला टैक्सॉन है जगत किंगडम। जंतु के वर्गीय तंत्र में विभिन्न संघों के सभी प्राणियों को उच्चतर संवर्ग जगत में रखा गया है, जबकि पादप जगत में विभिन्न डिवीजन के सभी पौधों को विभिन्न संघों के सभी प्राणियों को एक अलग जगत एनिमेलिया में रखा गया है, जिससे कि उन्हें पौधों से अलग किया जा सके। पौधों को प्लांटीय जगत में रखा गया है। भविष्य में हम इन 2 वर्गों को जंतु तथा पादप जगत कहेंगे, जो आगे के चैप्टर में लगता है इसे पढ़ेंगे। इनमें स्पीशीज से लेकर जगत तक विभिन्न वर्गीय संवर्ग को आरोही बढ़ते क्रम में दिखाया गया है। ये संवर्ग है सभी क्या है, अलग अलग स्तर पर टैक्सॉन है। जाति, वंश, कुल, फैमिली, गण, आर्डर, वर्ग, क्लास, संघ, फाइलम या फिर पौधों के लिए डिवीजन, और सबसे ऊपर में जगत किंगडम। इनमें स्पीशीज से लेकर
इनमें स्पीसीज से लेकर जगत तक विभिन्न वर्गीय समर्ग को आरोही क्रम में दिखाया गया है। ये समर्ग है, यद्यपि वर्गीय विज्ञानियों ने इस पदानुक्रम में उपसमर्ग भी बनाए हैं। इसमें विभिन्न टैक्सा का उचित वैज्ञानिक स्थान देने में सुविधा होती है। चित्र 1.1 में पदानुक्रम को देखें। क्या आप इस व्यवस्था के आधार का स्मरण कर सकते हो? उदाहरण के लिए, जैसे जैसे हम स्पीसीज से जगत की ओर ऊपर जाते हैं, वैसे ही समान गुणों में कमी आती जाती है। जैसे ही हम जाति से जगत की ओर जाते हैं, वैसे वैसे समान गुणों में कमी आती जाती है। सबसे नीचे जो टैक्सा होगा, उसके सदस्यों में सबसे अधिक समान गुण होंगे। जैसे कि जाति है, इसमें सबसे ज़्यादा समान गुण होंगे। जैसे जैसे उत्तर समर्ग की ओर जाते हैं, उसी स्तर पर अन्य टैक्सा के संबंध निर्धारित करने अधिक कठिन हो जाते हैं, क्योंकि इनमें एक समान गुण कम होते जाते हैं। इसलिए वर्गीकरण की समस्या और भी जटिल हो जाती है। तालिका 1.1 में कुछ सामान्य जीवों जैसे घरेलू मक्खी, मानव, आम तथा गेहूं के विभिन्न वर्गीय समूहों को दिखाया गया है। देखते हैं, मानव का साइंटिफिक नेम है होमो सेपियंस, जिसमें होमो वंश नाम है और सेपियंस जाति संकेत पद है। कुल होमिनिडी, होमो सेपियंस का कुल है होमिनिडी। गण प्राइमेट गण का सदस्य है। वर्ग एमिलिया, संघ कार्डिटा। घरेलू मक्खी मस्का डोमेस्टिका, साइंटिफिक नेम है। वंश मस्का। कुल म्यूसिडी। गण डिप्टेरा गण का सदस्य है। क्लास वर्ग इंसेक्टा। तालिका 1.1 में कुछ सामान्य जीवों जैसे घरेलू मक्खी, मानव, आम तथा गेहूं के विभिन्न वर्गीय समूहों को दिखाया गया है। तालिका में देखते हैं, मानव का साइंटिफिक नेम है होमो सेपियंस, जिसमें होमो वंश नाम है और सेपियंस जाति संकेत पद है। होमो सेपियंस का कुल होमिनिडी गण प्राइमेट गण, वर्ग मैमेलिया, संघ कार्डेटा के अंतर्गत आता है। घरेलू मक्खी, जिसका साइंटिफिक नेम मस्का डोमेस्टिका है, इसमें मस्का वंश नाम है, डोमेस्टिका जाति संकेत पद है। कुल म्यूसिडी के अंतर्गत आता है। डिप्टेरा गण का सदस्य है। वर्ग इंसेक्टा और संघ फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है। हम जिसका साइंटिफिक नेम मेंजिफेरा इंडिका है, इसमें मेंजिफेरा वंश नाम है और इंडिका जाति संकेत पद है। एनाकार्डियेसी फैमिली के अंतर्गत आता है। सेपिडेंस गण का सदस्य है। क्लास कॉटिलिडनी और संघ फाइलम एंजियोस्पर्मी के अंतर्गत आता है। गेहूं का साइंटिफिक नेम है टेटिकम एस्टिवम, वंश टेटिकम, कुल है पोएसी कुल के अंतर्गत आता है। खड़ा है पोएलस, वर्ग मोनोकोटिलिडनी और फाइलम एंजियोस्पर्मी के अंतर्गत आता है गेहूं।